वेलकम टू सीधी शिक्षा मैडी साथ साथ चलिए हम लोग देख रहे हैं 11th के फिजिक्स में हम लोग 7वां चैप्टर दे रहे हैं घूर्णन गति एवं गति के नियम के बेस पे देख रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि वास्तव में घूर्णन गति के बेस पे इसमें क्या क्या होता है। तो हम इससे पहले प्रीवियस वीडियो में यहाँ तक देख लेते हैं। अब हम लोग देखते हैं दैनिक जीवन में बल गुणा के कुछ उदाहरण। दैनिक जीवन में बल गुणा किस प्रकार होता है, इस चीज़ के लिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि वास्तव में दैनिक जीवन में बल गुणा का उपयोग किस किस तरीके से होता है। इसका एग्जाम्पल के बेस पे इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो चलिए दैनिक जीवन में हमारा जो बल गुणा का उपयोग होता है वो किस तरीके से होता है, इस चीज़ के लिए देखते हैं। तो पहला होता है पेचकस का हत्था चौड़ा बनाया जाता है। अब जब भी देखे होंगे जिसमें आपका पेचकस होता है, आपका क्या होता है पेचकस। तो पेचकस का जो हत्था होता है आपके घरों में होगा, उसको देखे होगे आप लोग। जो पेचकस का हत्था होता है उसको चौड़ा बनाया जाता है। चौड़ा बनाया जाता है, घर में होगा, प्रैक्टिकल के बेस पे आप लोग देख सकते हो। उसको चौड़ा बनाया जाता है, पेचकस का हत्था को चौड़ा बनाया जाता है ताकि आपको कोई सुविधा से उसको आप लोग आगे का वर्क कर सको। चलिए, तो जो पेचकस का हत्था होता है उसको चौड़ा बनाया जाता है। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है पाने की जो सहायता से नट खोलना आसान होता है। जो पाना होता है उसमें से भी हम लोग जो नट की सहायता से नट जो खोलते हैं उसमें भी आसान होता है दैनिक जीवन में, क्योंकि यही बल गुणा के बेस पे होता है। तो दूसरा आप लोग जो नट खोलते हो पाने की सहायता से, हम लोग जो नट खोलते हैं पाने की सहायता से, वो भी बल गुणा के उपयोग से ही होता है। ठीक है। और थर्ड बेस में हम लोग क्या देखते हैं, थर्ड में हम लोग देख रहे हैं कि थर्ड में जो जल पंप हैंड पंप होता है उसका भी हत्था होता है, वो लंबा होता है। इस तरीके से आप हैंड पंप देखे होंगे, इस तरीके से रहता है आपका हैंड पंप, जिसका ये हत्था होता है थोड़ा बहुत लंबा रहता है हत्था। ठीक है। तो कि वह भी उसका दैनिक जीवन में बल गुणा के उपयोग में आता है। चौथा चीज़ में क्या होता है, आटा पीसने की चक्की में, आटा जो पीसते हैं, आटा पीसने की जो चक्की होती है उसका जो हत्था का परिधि होता है, आटा पीसने जो चक्की होती है उसकी हत्था परिधि इसको पास लगाया जाता है ताकि आप लोगों को जो सुविधापूर्वक इस वर्क को आप लोग कर सको। उसके बाद कोल्हू में दंड लंबा होता है। जो कोल्हू होता है उसमें किया जाता है, जो दंड होता है वो एकदम लंबवत होता है। ठीक है। तो बल गुणा का उपयोग के रूप में हम लोग इस तरीके से देखते हैं। तो पहला जो पेचकस का हत्था होता है उसको चौड़ा बनाया जाता है, और जो पाने की सहायता से नट खोलना आसान होता है। उसका जल पंप हैंड पंप का हत्था जो होता है वो लंबा होता है। उसके पश्चात जो आटा पीसने की चक्की होती है वो भी हत्था परिधि के पास लगाया जाता है। उसका जो कोल्हू में दंड होता है वो लंबवत होता है। तो ये दैनिक जीवन में बल गुणा के कुछ एग्जांपल्स हैं। इस एग्जांपल्स से बेस पे आप लोग बता सकते हैं कि वास्तव में बल गुणा हमारे दैनिक जीवन में किस प्रकार से सहायता करते हैं, दैनिक जीवन में किस प्रकार से ये हम लोगों के लिए उपयोगी साबित होते हैं। इस चीज़ को हम लोग देख सकते हैं यहाँ से। उसके बाद हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। कोणीय संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम हम पर किस प्रकार के से आधारित है, हमारे दैनिक जीवन में किस प्रकार उसका यूज किया जाता है, इस चीज़ के लिए हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कोणीय संवेग संरक्षण का नियम वास्तव में होता क्या है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कोणीय संवेग संरक्षण का नियम, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। इस नियम के अनुसार यदि किसी घूर्णन करते हैं पिंड, इस नियम के अनुसार मतलब कोणीय संवेग संरक्षण के नियम अनुसार यदि किसी घूर्णन करते पिंड पर लगने वाले बाह्य बल आघूर्ण कमान शून्य हो, तो अगर कितना हो, शून्य हो, इसमें जो लगने वाले जो आपका घूर्णन बल है भाई, घूर्णन बल का जो मान है वो अगर शून्य हो तो उसका कोणीय संवेग क्या रहता है, नियत रहता है। तो उसका जो कोणीय संवेग रहेगा ओमेगा जो रहेगा वो आपका नियत रहेगा, एक ही जगह पर रहेगा, नियत रहेगा, वो चेंजेबल नहीं रहेगा, नहीं फ्लेक्सिबल रहेगा। क्लियर। इसकी उत्पत्ति के बेस पे हम लोग यहाँ पर एक चीज़ देखते हैं कि जो घूर्णन करते किसी पिंड की कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बाह्य बल के आघूर्ण के क्या होता है, बराबर होता है। जो कोणीय संवेग होता है ओमेगा वह लगाए गए जो बल होता है बाह्य बल उसके बल आघूर्ण टाउ के क्या होता है, बराबर होता है, उसके टाउ के किस तरीके से बराबर होता है। तो ये आपका कोणीय संवेग संरक्षण के नियम के अंतर्गत आता है। जब इस नियम के अनुसार यदि हम किसी घूर्णन करते हैं पिंड पर, यदि घूर्णन करते हुए किसी पिंड पर लगने वाले बाह्य बल आघूर्ण का जो मान होता है वह शून्य होता है तो उसका कोणीय संवेग नियत होता है। तो इस उत्पत्ति के आधार पर हम लोग देखते हैं तो घूर्णन करते हुए किसी पिंड की कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बाह्य आघूर्ण के बल की क्या होती है, बराबर होती है। तो ये आप लोगों को कोणीय संवेग संरक्षण के नियम के अंतर्गत ये आते हैं।
अब कोणीय संरक्षण के नियम के उदाहरण के बेस पे हम लोग देखते हैं, तो हम लोग इसकी एग्जाम्पल के बेस पे देखते हैं। तो एग्जाम्पल के बेस में क्या चीज़ आता है, इस चीज़ को देखते हैं। तो पहला होता है डोरी के सिरे पर पत्थर बांधकर, डोरी के सिरे पर पत्थर बांधकर घुमाते हुए यदि हाथ को एकाएक रोक ले तो डोरी तेज़ी से हाथ में लिपट जाती है। इस तरीके से आप डोरी को घुमाते हैं और हाथ में इस तरीके से करते हैं, जैसे भौरे को भी करते हैं ना, तो एकाएक वो हाथ पे क्या होती है, लिपट जाती है। या डोरी के सिरों कैसे करते हैं, एकाएक घुमाते हैं, उसके पश्चात ऐसा करते हैं तो ऐसे ऐसे करके राउंड राउंड करके हाथ में डोरी की भांति क्या हो जाती है, वह घूमकर हमारे हाथ में चिपक जाती है। तो ये चीज़ को आप लोग कोणीय संवेग के रूप में आप लोग अनुभव किए होंगे। हम लोग ये चक चिक चक चिक चक चिक के इस तरीके से घुमाते रहते हैं, देखना ऐसे करोगे तो आकर के हाथ में लिपट जाता है। ठीक है, तो ये डोरी के सिरे पर पत्थर बांध कर घुमाते हुए यदि हाथ को हम लोग एकाएक रोक लेते हैं तो डोरी तेज़ी से अपने हाथ पे क्या होती है, लिपट जाती है। तो ये कोणीय संवेग संरक्षण के नियम के अंतर्गत आता है। दूसरी चीज़ हम लोग देखते हैं, जब गोताखोर होते हैं, जितने भी गोताखोर छलांग लगाते समय अपने शरीर को मोड़ लेते हैं, इस तरीके से मोड़ लेते हैं वो लोग। जब भी छलांग लगाते हैं ऐसे छलांग लगाते हैं, शरीर को इस तरीके से मोड़ लेते हैं, इस तरीके से छलांग लगाते हैं, शरीर को मोड़ करके। आप लोग देखे होंगे टीवी वगैरह में, गाँव वगैरह में, नदी नाले में कोई भी नहाते हैं तो गोताखोर जितने भी होते हैं, CID वगैरह में आप लोग देखे होंगे। तो ये कोणीय संवेग संरक्षण के नियम के अंतर्गत आता है। गोताखोर छलांग लगाते समय अपने शरीर को क्या कर लेता है, अपनी तरफ मोड़ लेता है। तीसरी चीज़ देखते हैं, घूमते हुए मेज पर अपने हाथों में, घूमते हुए मेज पर अपने हाथों में ना, थर्ड चीज़ जो है इस चीज़ को देखते हैं। थर्ड चीज़ के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। थर्ड चीज़ है घूमते हुए मेज पर ना, घूमते हुए मेज पर अपने हाथों में, घूमते हुए मेज पर अपने हाथों में डंबल लिए कोई व्यक्ति अपना हाथ सिकुड़ लेता है, अपना हाथ सिकुड़ लेता है तो उसका कोणीय वेग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। कोई भी डंबल रहता है घूमते हुए मेज पर, आपने अनुभव किया होगा, कई बार एक्टिविटी वगैरह होते रहता है या घरों में होते रहता है या बाहर से कोई आते तो इस प्रकार घूमते हुए मेज पर अपने हाथों में डंबल लिए कोई व्यक्ति अपना हाथ को सिकोड़ लेता है ताकि उसका कोणीय वेग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इस चीज़ को भी आप लोगों ने फील किया होगा। तो ये था थर्ड नंबर आपके घूमते हुए मेज पर। ठीक है, आगे का कंटेंट को देखते हैं। आगे का कंटेंट क्या है, चौथा चीज़ है झूला झूलता बच्चा जब झूले में खड़ा हो जाता है। देखे हो सभी तो झूला देखे ही होंगे, मेला वगैरह में भी झूला झूलते होंगे, गांव वगैरह में भी रहता है, पेड़ वगैरह में बना कर रखे रहते हैं। तो झूला झूलता बच्चा जब झूले में खड़ा हो जाता है ना, झूला झूलता बच्चा जब झूले में खड़ा हो जाता है तो उसकी आवृत्ति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और ये किस कारण से बढ़ती है, ये कोणीय संवेग संरक्षण के नियम से ही बढ़ती है। कोणीय संवेग संरक्षण के नियम के बेस पे बढ़ती है। ये कोणीय संवेग संरक्षण के नियम के अंतर्गत ये क्या होती है, बढ़ती है। तो जब झूला झूलता बच्चा जब झूले में खड़ा हो जाता है तो उसकी आवृत्ति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये भी आपका कोणीय संवेग संरक्षण के नियम के अंतर्गत ये चीज़ आती है। अगला देखते हैं, अगला दृढ़ पिंडों का संतुलन। वास्तव में दृढ़ पिंडों का संतुलन किस प्रकार होता है, इस चीज़ के लिए हम लोग यहाँ पर गणितीय अवधारणा के बेस पे देखते हैं। कोई भी पिंड होता है वह दृढ़ पिंडों की तुलना में किस तरीके से होता है। मान लेते हैं कि बहुत सारे बल लगते हैं, माना कि F1 बल लग रहा है, फिर F2 बल लग रहा है, फिर F3 बल लग रहा है, फिर डैश 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 ये Fn तक लग रहा है, Fn तक लग रहा है। तो अगर इसको हम लोग सबमिशन के रूप में लिखेंगे, दृढ़ पिंडों को सबमिशन i = 1 to n के लिए लिखेंगे तो Fi = हो जाएगा 0। मतलब इस दृढ़ पिंडों पर लगने वाले कुल जो बलों का जो सदिश योग होता है वह 0 शून्य के बराबर होता है। इनका जो सदिश योग का जो बीजगणितीय योग होता है वह 0 के बराबर होता है। और इस पर लगने वाले जो बल आघूर्ण रहते हैं टाउ 1, टाउ 2 और टाउ 3, टाउ 1, टाउ 2, टाउ 3, ये भी आप लोगों के सदिश योग के बीजगणितीय योग के बराबर होती है। तो ये भी i = 1, ये हो जाएगा टाउ i = 0, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1, ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 2। तो यहाँ पर लगने वाले जितने बलों का जो सदिश योग होता है वो 0 होता है, और लगने वाले जो बल आघूर्ण का मान भी होता है वो क्या होता है आप लोगों का, वो भी 0 होता है। तो ये दृढ़ पिंडों के संतुलन के अंतर्गत आ जाता है जब लगने वाले बल F1, F2, F3 और लगने वाले बल आघूर्ण टाउ 1, टाउ 2, टाउ 3 इस बेस में होता है। तो इनका जो सदिश योग होता है वो आपका 0 के बराबर होता है। घूर्णी गति के समीकरण देखते हैं हम लोग। घूर्णी गति के 3 समीकरण होते हैं भाई, तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला समीकरण होता है ω0 + α t की व्युत्पत्ति। तो यहाँ पर हम लोग इस चीज़ के लिए देखते हैं। तो प्रथम समीकरण की व्युत्पत्ति देखते हैं। प्रथम समीकरण की व्युत्पत्ति यहाँ पर देखते हैं। प्रथम समीकरण की
व्युत्पत्ति देखते हैं। चूँकि हम जानते हैं कि अल्फ़ा बराबर, चूँकि हम जानते हैं कि अल्फ़ा इक्वल टू होता है कोणीय वेग में परिवर्तन, कोणीय वेग में परिवर्तन के बटे होते हैं समय अंतराल, के बटे होता है आप लोगों का समय अंतराल। तो अल्फ़ा इक्वल टू क्या होता है आप लोगों का, यहाँ पर होता है ओमेगा नॉट होता है, ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा, कोणीय वेग में परिवर्तन होता है आप लोगों का माइनस ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा बटे समय अंतराल आप लोगों का टी। इस तरीके से ये चीज़ होता है। तो इस चीज़ के लिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो वास्तव में ये क्या चीज़ होता है। तो यहाँ पर देखते हैं तो ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट के बेस पे होता है ये आप लोगों का। इस चीज़ को ऐसा भी कर सकते हो, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट के बेस पे आप लोग कर सकते हो इस चीज़ को। और यहाँ पर कितना हो जाएगा आप लोगों का, ये हो जाएगा टी के बेस पे हो जाएगा, अल्फ़ा टी के बेस पे हो जाएगा। तो अल्फ़ा टी के बेस पे ये सारी चीज़ हो जाएगा। तो कोणीय वेग में जो परिवर्तन होता है आपका ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट के तरीके से होता है, जो समय अंतराल होता है टी होता है। यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा टी इक्वल टू ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट हो जाएगा। यहाँ से हम लोग प्रथम समीकरण की व्युत्पत्ति करेंगे तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये ओमेगा टी इधर, ये माइनस इधर आ जाएगा तो ओमेगा नॉट हो जाएगा। ठीक है, अगर क्रम से इसको लिखेंगे तो ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा नॉट प्लस अल्फ़ा ओमेगा, ये आपका प्रथम समीकरण है। ठीक है, कोणीय आवृत्ति संवेग संरक्षण के नियम के अंतर्गत ये आप लोगों का पहला समीकरण है। तो पहला समीकरण क्या बोलता है, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट, और ये है आप लोगों का अल्फ़ा टी। ठीक है, ये क्या है आप लोगों का अल्फ़ा और टी है, अल्फ़ा टी के बेस है। तो ये प्रथम समीकरण के अंतर्गत आता है, जब अल्फ़ा इक्वल टू कोणीय वेग में परिवर्तन बटे में का आप लोगों का आ जाता है समय अंतराल के बेस पे आता है। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं द्वितीय समीकरण की व्युत्पत्ति। तो द्वितीय समीकरण के बेस पे हम इस चीज़ को देखते हैं। तो द्वितीय समीकरण के लिए हम लोग देखते हैं, तो हमारे पास जो द्वितीय समीकरण होता है इस चीज़ के लिए देखते हैं। द्वितीय समीकरण क्या होता है, थीटा इक्वल टू होता है ओमेगा नॉट प्लस 1/2 अल्फ़ा टी स्क्वायर, ये होता है। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं, चूँकि औसत वेग होता है हमारे पास, चूँकि औसत वेग होता है हमारे पास ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा/2 होता है। तो प्रथम समीकरण से हम लोग प्राप्त है कि ओमेगा का वैल्यू प्राप्त है ओमेगा नॉट प्लस अल्फ़ा टी, बाय में हो जाएगा 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 ओमेगा नॉट प्लस अल्फ़ा टी, बाय में हो जाएगा 2 को कॉमन निकाल देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 ओमेगा नॉट बाय 2 प्लस 1/2 अल्फ़ा टी, यहाँ से ये कटेगा तो ये बचेगा ओमेगा नॉट प्लस 1/2 अल्फ़ा टी, ये हो जाएगा औसत वेग का। अब यहाँ पर इसके बराबर हो जाएगा, थीटा बराबर होता है, क्योंकि थीटा बराबर आप लोगों का होता है औसत वेग गुणित समय अंतराल, औसत वेग गुणित होता है समय t सेकंड में। तो यहाँ हो जाएगा ओमेगा नॉट प्लस हो जाएगा 1/2 अल्फ़ा टी इंटू हो जाएगा t, तो यह हो जाएगा ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 अल्फ़ा टी स्क्वायर। और यही आप लोगों का द्वितीय समीकरण की क्या है, व्युत्पत्ति है। ये हो गया आप लोगों का द्वितीय समीकरण की व्युत्पत्ति। तो ये आप लोगों का इसके अंतर्गत आ जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तृतीय समीकरण के बेस पे देखते हैं। तो तृतीय समीकरण आपका ये होता है, तो हम लोग प्रथम समीकरण से देखते हैं इस चीज़ की व्यंजक को। प्रथम समीकरण हमारे पास होता है ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फ़ा टी, इसका हम लोग वर्ग कर देते हैं भाई, तो ये कितना हो जाएगा, ओमेगा नॉट प्लस अल्फ़ा टी का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर हो जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस होता है 2ab प्लस बी का स्क्वायर होता है, बी का स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा निकल जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा ओमेगा नॉट टी
प्लस बचेगा 1/2 अल्फ़ा टी का स्क्वायर, इसका वैल्यू होता है आपका थीटा। तो ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा थीटा, चूँकि थीटा इक्वल टू होता है ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 अल्फ़ा टी स्क्वायर। ये आप लोगों का हो गया समीकरण नंबर 3, और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो इसको आप लोग प्रथम समीकरण के बेस से प्रूफ कर सकते हैं, तृतीय समीकरण के अंतर्गत ये आ रहा है, ठीक है। तो ये था आप लोगों का तृतीय समीकरण के बेस पे। चलिए आगे देखते हैं घूर्णी गति के नियम। वास्तव में घूर्णी गति किस तरीके से होता है, घूर्णी गति के नियम किस बेस पे होता है, इस चीज़ के लिए हम लोग देखते हैं। तो घूर्णी गति के लिए देखते हैं, घूर्णी गति के नियम के अंतर्गत देखते हैं, किसी अक्ष के परितः घूर्णी गति करने में समर्थ अथवा घूर्णी गति कर रहे पिंड की घूर्णी अवस्था में तब तक परिवर्तन नहीं हो सकता जब तक उस पर कोई बाह्य बलयुक्त या बल आघूर्ण न लगाया जाए। दूसरा, यदि किसी अक्ष के परितः कोणीय संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल आघूर्ण के बराबर होती है, ठीक है। तो पहला क्या हो जाएगा आप लोगों का, किसी अक्ष के परितः घूर्णी गति करने में समर्थ अथवा घूर्णी गति कर रहे पिंड की घूर्णी अवस्था में तब तक परिवर्तन नहीं होता। कोई भी अक्ष के परितः आप लोग घूर्णी गति कर रहे हैं, कोई भी अक्ष के परितः इस तरीके से घूर्णी गति करते हुए, इस तरीके से घूर्णी गति करते हुए, इस तरीके से घूर्णी गति करते हुए गति करने में समर्थ है अथवा घूर्णी गति कर रहे पिंड की अवस्था में तब तक परिवर्तन नहीं हो सकता जब तक कि उस पर कोई बाह्य बलयुक्त बल आघूर्ण न लगाया जाए। जब तक कि हम लोग बाह्य बल या बल आघूर्ण नहीं लगाए जाएंगे तब तक वो समर्थ नहीं होगा। दूसरा चीज़ में ये चीज़ बोल रहा है, देखिए कि यदि किसी अक्ष के परितः, यदि कोई भी अक्ष होता है, उस अक्ष के परितः आप लोगों के कोई भी अक्ष है, उस अक्ष के परितः या तो बाह्य हो जाएगा या तो बाह्य, या तो यहाँ पर हो जाएगा अंतः, या तो बाह्य होगा या तो अंतः हो जाएगा। इसके अक्ष के परितः कोई भी कोणीय संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल आघूर्ण के क्या होती है, बराबर होती है। उस पर लगाए गए बल आघूर्ण के क्या होती है, टाउ के आप लोगों के बराबर होते हैं। जो ओमेगा है वो ये आपके टाउ के क्या होती है, बराबर होती है। और तीसरा चीज़ में ये चीज़ बोल रहा है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सदैव बलयुक्त, ये सदैव बलयुक्त के बराबर तथा विपरीत बलयुक्त कार्य करता है। सदैव बल आघूर्ण के बराबर और बलयुक्त एवं विपरीत बलयुक्त कार्य करता है। तो ये था घूर्णी गति के नियम के अंतर्गत में वास्तव में घूर्णी गति किस तरीके से है। आई होप ये समझ में आप लोगों को आ गया होगा। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग जड़त्व आघूर्ण और उसके भौतिक अर्थ, क्योंकि भौतिकी में फिजिकल चीज़ को तो जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि भौतिकी में ही भौतिक अवस्था के बारे में, भौतिक अवस्था के घटनाओं के बारे में, परिघटनाओं के बारे में हम लोग एनालिसिस करते हैं। तो अभी देखते हैं जड़त्व आघूर्ण और इसका भौतिक अर्थ, जड़त्व आघूर्ण और इसका भौतिक अर्थ। तो चलिए इस चीज़ के लिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर प्रत्येक वस्तु अपनी घूर्णन अवस्था को, प्रत्येक वस्तु अपनी घूर्णन अवस्था को परिवर्तित करने में असमर्थ होती है। परिवर्तित करने में क्या होती है, असमर्थ होती है। बल्कि पिंड उसकी घूर्णी अवस्था में, बल्कि जो पिंड होती है, पिंड उसकी घूर्णी अवस्था में परिवर्तन के लिए लगाए गए बल आघूर्ण का विरोध करता है। लगाए गए बल आघूर्ण का क्या करता है, विरोध करता है। जाहिर सी बात है, कोई भी वस्तु है जो अपनी घूर्णन अवस्था को परिवर्तन करने में, कोई भी वस्तु है इस तरीके से, ये वस्तु ए है, इसको घूर्णन करके रोटेशन करके इस तरीके से रोटेट करके इस तरीके से परिवर्तन करने में असमर्थ होगी, क्योंकि बल्कि पिंड उसकी घूर्णी अवस्था में परिवर्तन के लिए लगाए गए बल आघूर्ण के विरोध करता है। वस्तु की इस प्रवृत्ति को उसका जड़त्व आघूर्ण या घूर्णन जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। वस्तु की जो इस प्रकार की प्रवृत्ति होगी, इस प्रकार के जो गुण होगी, उसको हम लोग जड़त्व आघूर्ण बोलेंगे या घूर्णन जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। तो ये आप लोगों का जड़त्व आघूर्ण इसका भौतिक अर्थ हो गया। फिजिकली प्रॉपर्टीज किस तरीके से वो इसके बेस पे हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं विघूर्णन त्रिज्या। वास्तव में विघूर्णन त्रिज्या क्या होती है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो विघूर्णन त्रिज्या क्या है, इस चीज़ के लिए यहाँ पर देखते हैं। तो किसी पिंड की विघूर्णन त्रिज्या, किसी पिंड की, देखिए यहाँ पर किसी पिंड की विघूर्णन त्रिज्या, किसी पिंड की विघूर्णन त्रिज्या घूर्णन अक्ष से उस बिंदु की लंबवत दूरी होती है। घूर्णन अक्ष से उस बिंदु की क्या होती है, लंबवत दूरी होती है, जिस पर पिंड के संपूर्ण द्रव्यमान को केंद्रित मान लेने पर प्राप्त होता है। अगर पिंड के जो संपूर्ण द्रव्यमान को एक जगह में सेंट्राइज करके इसको केंद्र हम लोग मान लेंगे, तब यहाँ पर उसी चीज़ को बोल रहा है कि किसी पिंड की विघूर्णन त्रिज्या, कोई भी
पिंड है घूर्णन के रूप में रोटेशन कर रहा है, जैसे कि बॉल लुढ़कते हुए आता है, फुटबॉल लुढ़कते हुए आता है, घूर्णन करते हुए आता है, उसी के बेस पे यहाँ पर उसी चीज़ को बोल रहा है कि किसी पिंड की विघूर्णन त्रिज्या घूर्णन अक्ष से उस बिंदु की लंबवत दूरी होती है जिस पर पिंड के संपूर्ण द्रव्यमान को, जिस पर पिंड के जो संपूर्ण द्रव्यमान है इसके क्या है, संपूर्ण द्रव्यमान है भाई। थ्योरिकल चीज़ है, थोड़ा देखना पड़ेगा और आप लोग इसको नोट डाउन करते चले जाओगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि थ्योरिकल चीज़ केवल 2-4 शब्द याद रहता है, लिखोगे तो ज़्यादा याद रहेगा। तो पिंड के संपूर्ण द्रव्यमान को क्या माना जाता है, केंद्रित मान लेने पर प्राप्त जड़त्व आघूर्ण पिंड के वास्तविक जड़त्व आघूर्ण के क्या होता है, बराबर होता है। जो प्राप्त जड़त्व आघूर्ण है वो पिंड के वास्तविक जड़त्व आघूर्ण के क्या होता है, बराबर होता है। तो ये आपके विघूर्णन त्रिज्या के अंतर्गत आता है। वास्तव में विघूर्णन त्रिज्या क्या है, तो ये चीज़ आप लोगों के इसी के बेस पे आएगा। तो किसी पिंड के विघूर्णन त्रिज्या के अंतर्गत घूर्णन अक्ष से उस बिंदु की लंबवत दूरी होती है जिस पर पिंड के संपूर्ण द्रव्यमान को केंद्रित मान लेने पर प्राप्त जड़त्व आघूर्ण उस पिंड के जड़त्व आघूर्ण के क्या होती है, तुल्य होती है। अब इसी को बोला जा रहा है कि यदि किसी पिंड की घूर्णन अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण तथा द्रव्यमान के अनुपात के वर्गमूल को, ठीक है, किसी पिंड के शॉर्ट में अगर लिखेंगे, अगर शॉर्ट में इसको याद रखना चाहोगे तो इस तरीके से याद कर सकते हो, किसी पिंड की घूर्णन अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण तथा द्रव्यमान के अनुपात, ये हो जाएगा आप लोगों का जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण और द्रव्यमान के अनुपात के वर्गमूल को पिंड की विघूर्णन त्रिज्या कहते हैं, पिंड की विघूर्णन त्रिज्या कहते हैं। तो जड़त्व आघूर्ण और उसके द्रव्यमान के वर्गमूल को हम लोग क्या बोलेंगे, अनुपात को विघूर्णन त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। किसी पिंड की विघूर्णन त्रिज्या, अब उसके लिए जो किसके थिंग में रहता है, किसके बेस पे रहता है, उस चीज़ को बता रहा है। किसी पिंड की विघूर्णन त्रिज्या ना, किसी पिंड की विघूर्णन त्रिज्या पिंड के विभिन्न कणों की अक्ष से दूरियों के वर्ग के माध्यमूल के बराबर होता है। माध्यमूल के क्या होता है, बराबर होता है। तो किसी पिंड की जो विघूर्णन त्रिज्या होती है, अगर पूछा जाएगा कि विघूर्णन त्रिज्या का मान किसके बराबर होता है, तो यहाँ पर क्या बोलोगे, किसी पिंड की विघूर्णन त्रिज्या पिंड के विभिन्न कणों की अक्ष से दूरियों के वर्ग के माध्यमूल के क्या होती है, बराबर होती है। तो माध्यमूल की क्या होती है, ये बराबर होती है। तो आप लोगों को पूछा जाएगा तो विघूर्णन त्रिज्या को बोलोगे कि किसी पिंड के विभिन्न भागों में उसके माध्यमान के वर्गमूल के बराबर होती है। इसके बाद हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे घूर्णन गतिज ऊर्जा देखेंगे। घूर्णन गतिज ऊर्जा क्या है, घूर्णन गतिज ऊर्जा के प्रकार किस तरीके से होते हैं, घूर्णन गतिज ऊर्जा यह किस प्रकार भिन्न है, इस चीज़ को हम लोग 1 बाय 1 करके देखेंगे। तो आगे हम लोग देखते हैं घूर्णन त्रिज्या के बारे में।